हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। कंट्रोल सिस्टम की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो चैप्टर है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, उसका आज हम एक और पार्ट लेंगे। ओके, तो अब हमने जो आउटपुट इक्वेशन CS था उसको स्टेप इनपुट के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमने उसको फैक्टर्स कर लिए। अब हमें उसको एनालिटिकल पार्ट स्टार्ट करना है। तो एनालिटिकल पार्ट के लिए किस पर करना है एनालिटिकल पार्ट? जेठा के वैल्यूज पर, यानी जेठा की वैल्यू सिस्टम परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट डालता है वो हम देखेंगे। तो यहां मैंने देखो ध्यान से 4 केस लिखे हैं जब जेठा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जेठा इज ग्रेटर देन 1, और इसको अगर हम वैल्यू में लिखे हैं तो जेठा की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में है, 1 भी नहीं है और इंफिनिटी भी नहीं है, यानी जेठा की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब भी हम ऐसा केस लेंगे और सिस्टम का परफॉर्मेंस का चेक करेंगे, ठीक है, नेचर को, तो ये जो सिस्टम आएगा ये आपका आएगा ओवरडैम्प्ड सिस्टम। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमें सारा डिटेल करना है। ये चैप्टर में ये चारों टॉपिक्स के डीपली क्वेश्चंस बनते हैं गेट में, कंपटीशन एग्जाम्स में, और ये इसलिए ये मेरे वीडियोस को मैंने सारी चीजों को कवर करके ला रहा हूं। और जब जेठा की वैल्यू 1 हो जाता है, ये क्या था, 1 से ग्रेटर था, अब 1 से ग्रेटर से कम करो तो 1 वैल्यू, तो जब भी ये वैल्यू 1 हो जाएगा तब हम इस सिस्टम को कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। पहला यहां ओवर का मतलब 1 से ज्यादा, क्रिटिकल मींस 1 के बराबर, और जब इसकी वैल्यू, जेठा की वैल्यू 1 से कम हो जाती है तो हम इसको ओवर की जगह अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। और जब जेठा की वैल्यू 0 है, जेठा नहीं है, तब हम इसकी वैल्यू को अनडैम्प्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम? अनडैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। ओके, अब हम इन सब में से एक एक केस को लेते जाएंगे और एक एक केस को लेकर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम पहला केस क्या लेंगे? ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ओवरडैम्प में याद रखिए जेठा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। इसको हम लिमिट में ऐसा लिखते हैं, 0 इज लेस देन जेठा, जेठा इज लेस देन 1, और सिस्टम में ओवरडैम्प कैसे। अब आप देखिए कि जो मेरे पास इक्वेशन थी CS की, क्या इक्वेशन थी बच्चों? ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S प्लस जेठा ओमेगा n प्लस ओमेगा n अंडर रूट ऑफ जेठा स्क्वायर माइनस 1। सेकंड फैक्टर था S प्लस जेठा ओमेगा n माइनस ओमेगा n जेठा स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों? ये हमारी टोटल इक्वेशन जो हमने लास्ट पेज से किया है। ठीक, अब इसमें आप समझिए कि जेठा की वैल्यू 1 से बढ़ी, तो आप देखो S की वैल्यू 2 फैक्टर थे, तो S की वैल्यू 2 फैक्टर थे, ओमेगा n प्लस ओमेगा n अंडर रूट ऑफ जेठा स्क्वायर माइनस 1, और दूसरी वैल्यू थी माइनस जेठा ओमेगा n माइनस ओमेगा n अपॉन अंडर रूट के अंदर में। ये 2 वैल्यूज हमने यहां लिखी। अब आप समझ लो इस चीज को कि जब जेठा की वैल्यू 1 से बड़ा है, जब जेठा की वैल्यू 1 से बड़ा है तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे जेठा का, तो वो क्वांटिटी 1 से बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब अंदर की टर्म ये क्वांटिटी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े में 1 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है। तो इन दोनों केस में आप समझो कि जब जेठा की वैल्यू 1 से बड़ा है तो अंडर रूट की टर्म्स अंदर प्लस होगी। तो प्लस होने से क्या होगा? ये जो दोनों प्लस होंगे, और फिर इन सब की वैल्यूज में जब जेठा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है चेक करोगे तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज एक तो रियल आएगी। आपको पता है रियल एंड इमेजिनरी, रियल यानी वास्तविक राशि और काल्पनिक राशि, रियल है, और दोनों इक्वेशन को जब जेठा की वैल्यू रखोगे तो अनइक्वल आएगी, यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी।
लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कि जब जेठा की वैल्यू 1 से जब ग्रेटर होती है तो जो रूट्स आते हैं पोल्स, उस पोल्स का नेचर कैसा होता है, रियल, अनइक्वल और नेगेटिव। तो इसकी इक्वेशन को हमने नेगेटिव है -1 और दूसरी s की वैल्यू ले ली -k2। ये हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -k1 और इसकी जो भी वैल्यू आएगी -k2। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, s प्लस k1 और दूसरी क्वांटिटी बनेगी s प्लस k2। अब आप सुनना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं लिखो, एग्जाम में तो नहीं है पर आपको समझने के लिए होता है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन, ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, x प्लस k1 और ये इक्वेशन आ गई x प्लस k2। तो हमारे पास फाइनल CSS इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s प्लस k1 और s प्लस k2। तो ये हमारी इक्वेशंस हो गई। अब इस इक्वेशन को देखो 3 फैक्टर्स है, पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए हमें, पार्शियल फ्रैक्शन में CS A अपॉन S प्लस B अपॉन S प्लस K1 एंड C अपॉन S प्लस K2। और आपको याद हो तो हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं किसकी वैल्यू निकालने के बाद, A, B और C की वैल्यू। पर हम यहाँ पर उसका बिहेवियर समझ रहे हैं, वैल्यूज पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं A, B, C की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकालूंगा किसी भी टॉपिक पे, ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड इन सब में। तो आपको ABCD रहने देना है, हमें इसका नेचर मिलेगा। इनपुट इनवर्स लाप्लास देंगे तो CS का CT इक्वल टू A 1 अपॉन S का इनवर्स लाप्लास 1 A प्लस B e की पावर माइनस k1t प्लस C इंटू e की पावर माइनस k इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम डोमेन में आउटपुट इक्वेशंस, आपके पास वैल्यूज, आउटपुट इक्वेशंस वैल्यूज आ जाती है। ठीक, अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये जो A है जिसमें t नहीं है, ये हमारा स्टडी स्टेट वैल्यू है, और जो हमारा ये टाइम वैल्यू है CT ऑफ t, ये हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल नेचर का है। क्या है, एक्सपोनेंशियल नेचर का है आपके पास, आ रहा समझ में। तो ये हमें बार बार ये कह रहा हूं कि जो आउटपुट इक्वेशन है हमेशा उसके 2 पार्ट आएंगे, पहला स्टेडी स्टेट पार्ट और एक ट्रांजिएंट पार्ट आएंगे। तो फाइनली नेचर ऑफ ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड सिस्टम क्या निकलेगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम इज प्योरली एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला, कौन सा सिस्टम, ओवरडैम्प्ड सिस्टम, जेठा ग्रेटर देन 1, इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल, अनइक्वल और नेगेटिव आएंगे, और जो इसका नेचर आएगा इक्वेशन का वो होगा मेरा प्योरली एक्सपोनेंशियल नेचर। ओके, तो अब हम इसका कंक्लूजन पे आ जाए। मैंने देखो कंक्लूजन में पहला पॉइंट क्या था कि जेठा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो द वैल्यू ऑफ जेठा इज सो हाई, मतलब जेठा की वैल्यू इतनी ज्यादा है सच दैट देयर इज नो ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस मींस ये जो दोलन करता है, ऑसिलेशंस वो नहीं है आउटपुट में, एंड आउटपुट इज प्योरली एक्सपोनेंशियल। तो कंक्लूजन ये है कि जेठा की वैल्यू ज्यादा होने के कारण सिस्टम में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए सिस्टम का नेचर प्योरली एक्सपोनेंशियल है। इसलिए जेठा की वैल्यू ज्यादा होने के कारण इस सिस्टम को ओवरडैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। दूसरा ये कंक्लूजन की मैंने कहा था कि जेठा की वैल्यू 1 से बड़ा है ना, 2, 3, 4। तो जैसे जैसे जेठा की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो जो नेचर में हम देखेंगे कि जो आपका फाइनल स्टडी स्टेट तक पहुंचने का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, यानी ट्रांजिएंट टाइम का वैल्यू बढ़ती जाएगी स्टडी स्टेट तक पहुंचने में। ये देखो जब जेठा इक्वल टू 2 लेते हैं हम, जब जेठा इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांजिएंट खत्म होकर स्टडी स्टेट पे आ जाता है।
जेटा इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ ट्रांजिएंट खत्म होता है और फिर स्टेडी स्टेट पे आ जाता है, और जब जेटा 4 लेते हैं तो यहाँ खत्म होता है और फिर स्टेडी स्टेट पे आ जाता है। तो ओके, तो थर्ड कंक्लूजन ये है कि इस सिस्टम को जेटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो सिस्टम स्लो होता जाएगा। तो फाइनल हम कंक्लूजन लिख देते हैं, सिस्टम बिकम्स स्लो एंड स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त हो जाना, लेथार्जी, आलसी हो जाना। सिस्टम बहुत धीरे धीरे फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ओवरडैम्प का कंक्लूजन, जेटा की वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से वैल्यू ज्यादा, यानी जेटा की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो सिस्टम में ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं करने देता है, इसलिए सिस्टम का नेचर प्योरली एक्सपोनेंशियल यानी चरघातीय होता है, और जेटा की वैल्यू ज्यादा होने के कारण इस सिस्टम को ओवरडैम्प सिस्टम नाम दिया है। दूसरा ये कहता है कि जेटा की वैल्यू 1 से ज्यादा, जब 1 से ज्यादा 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाओगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे तो सिस्टम स्लो होता जाएगा, यानी ज्यादा टाइम लेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन तक पहुंचने के लिए, इसलिए सिस्टम स्लो रहेगा और स्लगिश रहेगा। तो नॉर्मली हम ओवरडैम्प सिस्टम बहुत स्पेशल पर्टिकुलर केस में ही इंडस्ट्री में काम में, कहीं पर भी काम में ले सकते हैं, इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में ये है। तो ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सिस्टम नहीं है। ओके, वीडियो में हम ओवरडैम्प केस से आगे चलेंगे, जहां पर हमने जेटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने आउटपुट के बिहेवियर को समझा था। तो पिछले केस में हमने ओवरडैम्प केस यानी जेटा की वैल्यू 1 के लिए हमने एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने समझा था कि जो रूट्स आते हैं जब हम जेटा की वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो रियल होता है, अनइक्वल होता है यानी असमान होता है, और नेगेटिव आता है, और उसके कारण आपका सिस्टम प्योरली एक्सपोनेंशियल ही रहता है, ऑसिलेटरी का कुछ पार्ट, उसमें कुछ भी पार्ट नहीं आता है, इसलिए जेटा की वैल्यू ज्यादा होने के कारण उसको हम ओवरडैम्प सिस्टम कहते हैं। आज हम लेंगे जब जेटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो सिस्टम जो जेटा की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है देन सिस्टम इज कॉल्ड ओवरडैम्प केस। ये वही इक्वेशन से जो हमने ओवरडैम्प में लिखा था, ये वही दो इक्वेशन से जो हमने ओवरडैम्प में लिखा था। अब आप मुझे बताइए जेटा की वैल्यू कितनी है, 1। अब इस यहाँ पर जब मैं जेटा की वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब हम क्रिटिकल डैम्प पे वर्क करेंगे, जेटा की वैल्यू 1 होगी तो ये जो अंडर रूट की टर्म्स है ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो ये दोनों आपके पास 0 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जब जेटा की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा एन बचेगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं ओमेगा की वैल्यू माइनस एस की वैल्यू माइनस ओमेगा, और यहां से भी जेटा 1 रख दिया, ये पूरा 0 हो गया है, तो बचेगा कि ओमेगा एन। तो दो वैल्यूज आएंगे और दोनों वैल्यूज आप देखो सेम होगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी। तो क्या कहना चाह रहा है, इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल की जगह रियल होंगे। रियल मींस इसमें जे टर्म नहीं है ना, याद कीजिए, और इक्वल हो जाएंगे, सेम नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नेगेटिव। तो वहां पर क्या था, रियल तो था ही, अनइक्वल था और नेगेटिव था। तो यहां पर वैल्यूज इक्वल हो गई है और दोनों की वैल्यू रियल आपके पास रहेगी। इस दोनों की वैल्यूज को अगर हम यहां रख दें तो हमारे पास फाइनल CSS इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, ब्रैकेट में क्या आएगा, एस प्लस ओमेगा एन। अच्छा, इसको जब मैं इधर ले लूंगा तो s प्लस ओमेगा एन, इसको भी ले लूंगा तो s प्लस ओमेगा एन। ये देखो दोनों चीज क्या हो रही है, सेम आ रहा है। इसको हम बोलते हैं रिपीटिटिव रूट्स। तो यहां आ गया s प्लस ओमेगा एन। वापस समझो, ये जो दो फैक्टर्स हैं ये इन दोनों की जगह रिप्लेस होके आ गए। अब ये देखो ये क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, स्क्वायर कर दो तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करें तो पार्शियल फ्रैक्शन में CSS इज इक्वल टू a अपॉन s। अब यहाँ पे डबल है तो b अपॉन s प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर
और c अपॉन s प्लस ओमेगा n। पावर क्या होती है, जब स्क्वायर में आ जाता है तो क्या आ जाता है, एक पावर कम करते जाते हैं, ये 2 पावर और एक पावर कम। अब मैंने कहा था एबीसी की वैल्यू यहां पर हमें नहीं निकालनी है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो cs का ct, इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू b। अब देखो यहां पर ये s प्लस एल ओमेगा n है ना, और स्क्वायर भी है, याद करो t e की पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस c इंटू e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। दिस इज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल डैम्प सिस्टम के लिए। ठीक, इस इक्वेशन में भी देखो a क्या है, CSS। इस इक्वेशन में आप देखोगे कि जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है a, और जो आउट CT है वो हो जाएगा b t e की पावर माइनस ओमेगा t प्लस c e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। ये हमारा स्टेडी स्टेट पार्ट और ये हमारा ट्रांजिएंट पार्ट। तो इसके बेस पर हम यहां पर कंक्लूजन लिख लें, निष्कर्ष निकाल लें। इसका निष्कर्ष ये है, इस इक्वेशन से ये हमारा इसका कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन, सिस्टम में जेटा की वैल्यू 1 है और ओवरडैम्प्ड के केस के कंपेयर में वहां पर भी एक्सपोनेंशियल था, यहां पर भी एक्सपोनेंशियल है, बट वहां से अगर हम कंपेयर करें तो फाइनल स्टेडी स्टेट तक पहुंचने में जो टाइम है, सेटलिंग टाइम, वो आपका उनके कंपेयर में कम होगा। तो ग्राफ में देखिए, ये मैं जो बना रहा हूं अभी, वो आपका क्या हो जाएगा, जेटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसमें जो सेटलिंग टाइम है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, वो आपका सिस्टम जल्दी से जल्दी स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो ओवरडैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड, इन दोनों का कंपैरिजन का ग्राफ मैंने सेम रखा है। सबसे कम टाइम जेटा इक्वल टू 1 कंपटीशन के लिए, और थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, जेटा बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ता है, सेटलिंग टाइम फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे इधर जाओगे सेटलिंग टाइम आपका बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा केस खत्म हुआ, क्रिटिकल डैम्पिंग खत्म हुआ। थैंक यू।